एजुकेशन गड़बड़ नहीं है, उसके सिस्टम इवॉल्व होने जरूरी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उनको लोगों को इस तरह के इन्फेक्शन को झेलने की और उसको ठीक करने की क्षमताएं बहुत पहले से डेवलप हैं कि एक व्यक्ति दूसरे को संक्रमित इसमें ज़्यादा कर रहा है, इसलिए इस वायरस इन्फेक्शन को दूसरे वायरस से अलग कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं जय भीम टीवी। इस वक्त देहरादून में ही नहीं पूरे देश में कोरोना एक महामारी के साथ साथ खौफ बन चुका है। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों को मानसिक संतुष्टि की, उन्हें उन लोगों को जो घर में बैठे हुए बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, ये समझने की ज़रूरत है कि कोरोना महामारी रहेगी तो ज़रूर देश में, दुनिया में, लेकिन अब इसके बीच उन्हें आगे बढ़ना है और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। तो क्या ये मानसिक तनाव अब लोगों तक धीरे धीरे एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गया है जो उन्हें डिप्रेशन में डाल रहा है? ये सवाल एक बड़ा मुद्दा बन चुका है देश में कि कोरोना से बचने के लिए, कोरोना के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। इसी विषय में हम बात करेंगे। देश ही नहीं, दुनिया के एक मशहूर डॉक्टर हैं हमारे संग, दीपक गोयल जी। 25 सालों से चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे इसी विषय पे बात करेंगे आज। हमारे दर्शकों के लिए बेहद ज़रूरी है ये जानना, कोरोना तो रहेगा, ये राजनेता भी कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं, एक्सपर्ट भी कहते हैं, सरकार ने भी माना है, लेकिन कोरोना के साथ साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाना भी है। तो अब लोगों के तनाव को कैसे दूर करें, वो बाहर निकलें, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, काम काज पे जाएं, बच्चे स्कूल जाएं, जो इतने दिनों से घर में कैद हैं बच्चे, उनके लिए सबसे पहले एक पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना जो है कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं है कि जो हिंदुस्तान में इस तरह का इन्फेक्शन पहले ना हुआ हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उनको लोगों को इस तरह के इन्फेक्शन को झेलने की और उसको ठीक करने की क्षमताएं बहुत पहले से डेवलप हैं। इसलिए आप देखिए, पूरी दुनिया से अगर कंपेयर करें तो हिंदुस्तान के जो लोगों को कोरोना की स्पीड है या इन्फेक्टिविटी रेट है वो बहुत स्लो डाउन है एज़ कम्पेयर टू यूएसए और अदर कंट्री के। तो इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है। एक आम वायरल इन्फेक्शन है, आम वायरल इन्फेक्शन। नज़ला जुकाम ऐसा कोई भारतीय नहीं होगा जिसको कभी जीवन ना हुआ हो। ये वही नज़ला जुकाम है जो होता है। उस नज़ले जुकाम को, इसको अलग किस लिए कर दिया गया बाकी नज़ला जुकाम से, वरना तो हमको हर साल होता ही है नज़ला जुकाम। इसलिए अलग कर दिया गया है कि इसमें एक व्यक्ति आगे आने वाले कई सारे व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकता है, और वो इन्फेक्शन ऐसे व्यक्ति को हो सकता है जो इम्यूनिटी वाइज ठीक ना हो, इसकी एज ज़्यादा हो, छोटा बच्चा हो, जिसको इससे होने वाला इन्फेक्शन बहुत तेज हो सकता है और वो सांस की गति को परेशान कर सकता है। इसलिए कि एक व्यक्ति दूसरे को संक्रमित इसमें ज़्यादा कर रहा है, इसलिए इस वायरस इन्फेक्शन को दूसरे वायरस से अलग कर दिया गया है। लेकिन इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ भी छिपी हुई हैं। देखिए, मैं बताऊं, मतलब ऐसा वायरस इन्फेक्शन आया है, डेंगू भी हमारे यहाँ हर साल आता है जो बहुत सारा लोगों को परेशान करता है। हमारे यहाँ H1N1 भी आता है जो बहुत सारे लोगों को परेशान करता है। इसमें करीब करीब आप ये समझिए, पूरी दुनिया का डेटा भी है, हिंदुस्तान का डेटा भी है कि 85% लोगों को तो इसके सिम्टम्स जो हैं इतने माइल्ड होते हैं या नहीं होते हैं जिसका कोई पता ही नहीं लगना है। और आगे आने वाले जो 15%, 10% लोग बचे हैं, उसमें से केवल 4.8% हमारे आईसीयू में जा रहे हैं। बाकी आईसीयू में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और आईसीयू में भी जाने वाले लोगों में जो मृत्यु दर इंडिया में है वो 3.4% के करीब है, कि वहाँ से भी, आईसीयू से भी 1.4% लोग वापस आ रहे हैं ठीक हो गए। कुल मिला के ठीक होने का जो चांस है इसमें वो करीब करीब 95% से ज़्यादा है। तो ये एक आम वायरल इन्फेक्शन है जो कि 95% लोगों में बिना कुछ हानि करे ठीक हो जाएगा। इसमें हिदायत ये है कि आप संक्रमित हैं तो आप औरों को संक्रमित ना करें, तो इसलिए सावधानी है। वरना बिल्कुल आम वायरल इन्फेक्शन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इसकी उससे ज़्यादा वैल्यू भी नहीं है। तो लोगों को जो जीवन शैली सिखाई जा रही है वो ये सिखाई जा रही है, आप इस वायरस के साथ जीना ऐसे सीख लीजिए कि आपको भी संक्रमण हो सकता है, किसी और को भी संक्रमण हो सकता है, लेकिन आप दूसरे के संक्रमण के एक सहायक ना बने, अपने पे हो और ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि आप कहते हैं, आपका अनुभव कहता है, मेडिकल साइंस ये कहती है कि आम बीमारी की तरह है, इसे आम बीमारी के बुखार की तरह लेना चाहिए। फिर क्या वजह है कि चाइना का हुआ खड़ा किया गया, वुहान के वीट मार्केट की बात आई, चमगादड़ की बात आई, ये पूरा पैनिक क्यों फैलाया गया? क्यों? क्योंकि अब ये कोरोना सिर्फ बीमारी ही नहीं, मानसिक तनाव भी बन चुका है हमारे देश के लोगों के लिए। देखिए क्या है, इंटरनेशनल जब हम लोग नज़र डालते हैं ना, नज़र डालने में सबसे बड़ा ये लगता है कि देखिए डेथ रेट, हम जब यूएसए का एक ग्राफ चल रहा है हमारे सामने, लगातार एक काउंटिंग चल, रियल टाइम काउंटिंग, पूरे यूके की रियल टाइम काउंटिंग चल रही है, जर्मनी की चल रही है, रशिया की चल रही है। तो जब हम लोग वो आंकड़ा देखते हैं डेथ वाला, तो देखिए ये एंग्जाइटी देता है।
और आज की तारीख में लॉकडाउन के समय में सबको काम से अलग कर दिया गया, घर में बैठने की हिदायत दी गई, आप काम पे नहीं जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, घर में बैठे हुए टीवी देखना एक आम बात है, और उसमें लगातार आंकड़ों का खेल चल रहा है ये, तो ये एंग्जाइटी पैदा करता है, एक नेचुरल सी बात है। तो वो एंग्जाइटी इसलिए हो रही है कि हम उन आंकड़ों पे नज़र डाल रहे हैं। लेकिन देखिए, आप ये समझिए, उन आंकड़ों के बीच में एक मैसेज अच्छा वाला भी तो है ना, पॉजिटिव वाला भी है ना, कि इतना परसेंटेज बिना सिम्टम के, बिना एक सीवियर डिजीज़ के, माइल्ड डिजीज़ से ठीक हो जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे संक्रमित व्यक्ति हैं जिनको जीवन में सिम्टम ही नहीं हुए। तो ये इसलिए ये एक आम इन्फेक्शन है। लेकिन चूंकि दुनिया में जब एक देश से दूसरे देश, आपका 180 187 देश में फैल गया, वहाँ पे इतनी डेथ रेट हो गई, वो एंग्जाइटी प्रोड्यूस करता है, एक नेचुरल ह्यूमन नेचर है। लेकिन क्या इसके आंकड़ों के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि ये एक आम इन्फेक्शन से अलग है? ना, ये आम इन्फेक्शन है, अभी भी नहीं ये परेशान करेगा, ये बिल्कुल ऐसे ही जाएगा जैसे बाकी वायरल इन्फेक्शन जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, ऐसा क्या हुआ अचानक हिंदुस्तान में, खास करके मजदूर सड़क पे आ गए, पलायन करने लगे, उनके मन में एक डर सा बैठ गया कि अगर वो वहाँ रहेंगे, महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, गुजरात हो, जहाँ बड़ी तादाद में आंकड़े सामने आए, दिल्ली हो, यूपी में सब लोग भाग रहे हैं, बिहार में लोग आने को परेशान है, उत्तराखंड में लोग आने के लिए परेशान है, अगर ये आम बीमारी थी और ये नॉर्मल आती और चली जाती, लेकिन ये पैनिक क्यों किया गया? क्या आपको लगता है कि इस बीमारी की ब्रांडिंग की गई, मार्केटिंग की गई है इंटरनेशनल लेवल पे? जी नहीं, मार्केटिंग और ब्रांडिंग की बात नहीं है। देखिए, ये इतना अनायास हुआ है ना, इसको ब्रांडिंग तो एक प्लान करके होती है। देखिए, ब्रांडिंग नहीं कह सकते, अनायास हुआ है। और अनायास जब इमरजेंसी होती है ना, देखिए वो किसी भी फील्ड में हो, तो हम लोगों को बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन उस समय करने पड़ते हैं, बेस्ट पॉसिबल। हम एक मरीज़ हमारे पास इमरजेंसी में आ गया जिसका ब्रेन हेमरेज हो गया है, उस समय हमारे पास ऑप्शंस होते हैं 1 2 3 या 4 भी हो सकते हैं, इतने ऑप्शंस होते हैं। उस समय जो टीम है वो सेलेक्ट करती है कि बेस्ट ऑप्शन, और वो बेस्ट ऑप्शन कर दिया जाता है। उसका मरीज पे आगे आने वाले टाइम में क्या असर पड़ने वाला है, किसी को नहीं पता है, बेस्ट ऑप्शन कर दिया जाता है। ऐसे ही ये वाला है कि ये एपिडेमिक आया, देखिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है उसमें ये कहते हैं एपिडेमिक आया, एपिडेमिक को लेके जो इमीडिएट एक्शन दिमाग में आया वो लॉकडाउन का आया, इमीडिएट। और मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छे टाइम पे हुआ। आज की तारीख में आप रिट्रोस्पेक्टिवली 60 दिन के बाद डिबेट कर सकते हो कि वो डिसीजन अच्छा था कि नहीं था, वो एक नॉर्मल बात है डिबेट करना। लेकिन उस समय जो फ्रंट पे बंदा है उसको डिसाइड हुआ कि ये एक आ गया है हमारे पास पेंडेमिक और हमने लॉकडाउन कर देना है, लॉकडाउन कर दिया गया, कोई डाउट नहीं। दैट वाज द बेस्ट स्टेप जिसने स्लो डाउन कराया पेस को। अब हमारे पास आया मजदूरों का इशू, जो आपने पूछा। मजदूर देखिए जो परेशान हुए हैं या पैनिक हुए हैं, वो इन्फेक्शन से नहीं हुए हैं, इन्फेक्शन से वो अभी भी नहीं डर रहे हैं। उन पे मानसिक तनाव ये हुआ, देखिए उनको रहने की जगह ख़त्म हो गई, उनके काम करने की जगह ख़त्म हो गई, और उनके खाने की सुविधाएं ख़त्म हो गई। जब 3 सुविधाएं आप बेसिक सीख लोगे ना, किसी भाई रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं ना, अगर ये छीन लोगे किसी से और नहीं मिलेगा तो उसको घर की याद आएगी फिर। तो घर वाला तो ये कहेगा यार अपने यहाँ रोटी है तू आ जा, अपने यहाँ मकान है कपड़ा है रह ले। तो वो पैनिकी, उनका वायरस से पैनिकी कभी नहीं हुआ। उनको आप कभी भी इंटरव्यू आप देखिए, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने कहा कोरोना से मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, भूख से नहीं मरेंगे। भूख परेशान करती है, काम परेशान करता है। डॉक्टर साहब, कोरोना ने एक और बड़ा जो है सेटबैक दिया है देश को। बच्चे घरों में कैद हो गए हैं, पढ़ाई उनकी बहुत पीछे चली गई है, उन पर तनाव भी है, दबाव भी है। कैसे हम वापस बच्चों को उसी प्लेटफॉर्म पे ला पाएंगे जिस रफ्तार से वो पढ़ रहे थे? क्योंकि घर घर होता है, स्कूल स्कूल होता है, स्कूल अभी भी बंद हैं, कॉलेज अभी भी बंद हैं। उस स्टेज में बच्चों को लाने के लिए आपका मेडिकल साइंस का अनुभव क्या कहता है? क्योंकि आप टीचर भी हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे जो घरों में इस वक्त ई लर्निंग कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन स्कूल की तरह एक रूटीन में क्लास नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? आपने कुछ बच्चों को आपने इंटरव्यू किया है इस विषय को लेके? जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे कुछ बच्चों से मैंने बात की जो रूटीन में कभी 1 घंटे आधे घंटे व्हाट्सअप या फेसबुक देखते थे, वो 3 घंटे की ऑनलाइन क्लास एक बार में एक टीचर की ले रहे हैं। उनकी आंखें सूज गई हैं, वो परेशान हो गए हैं। कुछ बच्चों से मैंने बात भी की और कुछ लोगों ने शिकायत प्रशासन में भी की है। ये केस ऐसा आ रहा है। फिर नोएडा के जिलाधिकारी पे भी एक एप्लीकेशन गई पेरेंट्स एसोसिएशन की कि ये ऑनलाइन क्लासेस बंद की जाए, क्योंकि बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं, प्रेशर आ रहा है। एक क्लास खत्म होती है 1.5 घंटे की, फिर 10 मिनट के ब्रेक के बाद दूसरा टीचर आ जाता है, फिर दोपहर में आ जाता है। ये जो एक प्रोसेस चल गया है फीस के लिए स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा, ये बच्चों पे कितना असर डाल रहा है? अच्छा देखिए, मैं अपने अनुभव के आधार पे जो हमने ना कुछ सर्वे किए हैं,
स्टूडेंट पे सर्वे किए हैं, हमने स्लीप पैटर्न्स पे सर्वे किए हैं, हमने डोमेस्टिक वायलेंस पे सर्वे किए हैं, हमने बच्चों पे तनाव के सर्वे किए हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। तो जो जानकारी सामने आई है ना, उसमें देखिए पेरेंट्स का ही पक्ष हो सकता है कि जिसमें बच्चों की आंखें सूज गई हैं, बच्चे को कंप्लेंट करी गई है कि ये लगातार, क्योंकि मैं आपको अपनी फीडबैक बताऊं, जो मेरे पास फीडबैक है एज ए न्यूरोलॉजिस्ट, बच्चे बहुत खुश हैं। मतलब मैं एक लाइन में करता हूँ, बच्चे बहुत खुश हैं। बच्चे को देखिए पेरेंट्स हमसे जब भी ओपीडी में दिखाने आते थे, जिनको सिर दर्द की बीमारी है या जिनको थोड़े से दौरे के लक्षण है या बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले पेरेंट्स की शिकायत होती है ये मोबाइल पे बहुत रहता है, आप इसका मोबाइल बंद करवाइए। वो खुद नहीं सक्षम थे, क्योंकि बच्चों से देखिए बच्चों का लाड़ प्यार रहता है माँ बाप के प्रति, तो वो डॉक्टर से कहलवाना चाहते हैं कि इनका मोबाइल बंद करवाओ आप, और हम लोग भी समझाते थे बच्चों को नहीं यूज़ करना। अब हमारे सारा एजुकेशन सिस्टम आ गया ऑनलाइन, और बच्चे वो काम कर रहे हैं मोबाइल पे, सबके पास लैपटॉप नहीं, मोबाइल पे कर रहे हैं, तो पेरेंट्स इससे घबराए हुए हैं। तो शिकायतें आपको पेरेंट्स से आएंगी, स्टूडेंट से नहीं आएंगी, ये हमारा सर्वे कहता है। बच्चे कहते हैं हम तो बहुत खुश हैं। उस ऑनलाइन जो एजुकेशन सिस्टम में है, वो कहते हैं हमको डांट नहीं पिटती, हमको होमवर्क जितना करना होता हम कर लेते हैं, हमको जिस टाइम करना होता कर लेते हैं, हम लेक्चर भी सुन रहे हैं, हमारे पास स्टोर भी हो जाता है, हमको दोबारा सुन लेते हैं, उसके बहुत एडवांटेज वो बता रहे हैं। तो इससे बच्चे तो परेशान नहीं है ना, उनको डिप्रेशन हो रहा। ऑनलाइन एजुकेशन गड़बड़ नहीं है, उसके सिस्टम इवॉल्व होने ज़रूरी हैं। फिर क्या वजह है डॉक्टर साहब कि बीते हफ्ते अमेरिका की एक बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, उसने एक डाटा जारी किया है पूरी दुनिया का, और कहा है कि बीते कुछ सालों में बच्चों ने जिस तरह से मोबाइल यूज़ बढ़ाया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह सोशल साइट्स पे, हालांकि वो पढ़ाई के लिए भी हो सकता है, लेकिन वो सोशल गैदरिंग के लिए भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। रेडिएशन का बहुत बड़ा असर उनके माइंड पे पड़ रहा है, वो कई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं जो बड़े होते होते उनको बड़ी डिसीज़ में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या डॉक्टर्स होने के नाते आप ये बताते हैं कि मोबाइल के रेडिएशन बच्चों पे भी असर डालता है? देखिए हमने इस पे खुद हमने बड़ी एक रिसर्च करी हुई, हमारा पेपर पब्लिश है यहीं पे इंडियन जर्नल में, जिसमें हमने फेरोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मोबाइल ऑन ईयर एंड आईज़ एंड माइंड पे हमने रिसर्च किया था, और हमने पाया उसमें बहुत ऐसा कुछ हमको नतीजा नहीं मिला जिससे हम ये कह दें कि इसका वेव्स डायरेक्टली माइंड को, ब्रेन को, मेमोरी को किसी को अल्टर कर रहा है। इसमें ऑल्ट्रेशन का कारण उसका जो रेडिएशन है वो नहीं है, उसका ये है कि आप किसी भी चीज़ में लगातार कंसंट्रेशन करेंगे तो आपका एक माइंड एक्टिविटी की ऊपर फेज पे पहुंच जाता है, जो आपके स्लीप साइकिल को गड़बड़ करता है। तो वो आपके लिए एक कारण बन सकता है सिम्टम्स का, स्ट्रेस का, नींद ना आने का, डिप्रेशन का। लेकिन इसका जो रेडिएशन है वो हमारी रिसर्च में नहीं पाया गया ट्रू कि वो हेल्थ के लिए हैजार्डस है। तो इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि आज की तारीख में मोबाइल का ओवर यूज़ हेल्थ के लिए हैजार्डस हम कह सकते हैं, हमारे पास एविडेंस नहीं है इसका। तो चलिए, जो दर्शक ये इंटरव्यू देख रहे हैं डॉक्टर साहब का, उन्हें खुश होना चाहिए, उन पेरेंट्स को जो बच्चों को ये कहते हैं कि नुकसान करेगा मोबाइल का इस्तेमाल। एक बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही है, कन्फ्यूजन दूर की है। डॉक्टर साहब फिर वापस हम कोरोना पे आते हैं। देश की जो बेसिक हेल्थ स्ट्रक्चर है वो किसी से उसके हालात छिपे नहीं हैं, संसाधन भी हैं, तो वो किस तरह के हैं वो आप भी जानते हैं और हमारे दर्शक भी जानते हैं। कोरोना किसी को हो ना हो, अस्पताल जब वो एक आम बीमारी के लिए भी जाता है तो उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इस कोरोना ने तो इससे कोड़ में खाज का काम किया है। आप क्या कहेंगे, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को अब इस कोरोना से कितना सबक लेना चाहिए और उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सरकारों को? हाँ जी, देखिए दो पक्ष में बोलूँगा इसमें हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। हेल्थ केयर सिस्टम में देखिए कोरोना से लड़ाई हमारी जारी रहेगी और वो लंबे समय तक जारी रहेगी। दूसरी है हमारे जो कोरोना काल में जनरल मरीज है, जिसको बीमारी कोई और है, शुगर का मरीज है, हार्ट का मरीज है, कैंसर का मरीज है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ का मरीज है, और उसमें जीडियाटिक पॉपुलेशन अबव 60 वाली बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो उसको कैसे हम लोगों को समाधान खोजना है, नंबर 1 उसको, और कोरोना से बचाना भी है, कोरोना वालों का इलाज भी करना है। तो एक पैरेलल सिस्टम खड़ा हुआ है। तो आपको मैं बताऊं, इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम में एक सबसे बड़ी परेशानी थी हाइजीन की और एक क्राउडिंग की, ओवर क्राउडिंग। तो कोरोना काल ने हमको एक बहुत बड़ा सबक दिया है कि ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करना है। अब उसको आप देखिए, हमारे अस्पताल में आज आप सरकारी अस्पताल में पहले कभी जाते होंगे, हमारी खुद की ओपीडी करीब करीब 200 से 250 मरीज की एक ओपीडी होती थी। अब एक मरीज के साथ एक अटेंडेंट मिनिमम होता था, तो 500 लोग एक ओपीडी में बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं अपने नंबर का, तो क्राउडिंग होती थी। उससे लड़ने के लिए अब जगह जगह टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प किया है।
टेक्नोलॉजी ने हेल्प दो जगह किया है। देखिए, एक है आप कैसे गैप करें मरीजों का, उसको अपॉइंटमेंट सिस्टम आ गया है, सब अपॉइंटमेंट सिस्टम। आप एक साथ मत बुलाइए सबको, आप ग्रेजुअली बुलाइए ताकि एक बार में एक एक्स नंबर 5 मरीज 10 मरीज ज़्यादा उससे ज़्यादा न रहे। रैपिड डिस्पोजल, आप उनको बहुत ज़्यादा वेट न कराइए, फटाफट डिस्पोज करिए। तीसरा, क्राउड मैनेजमेंट, आप एक मरीज के साथ में एक ही अटेंडेंट या मिनिमम 9 अटेंडेंट के लिए परमिशन दीजिए और आप उनको अस्पताल में एंट्री न दीजिए। चौथा, टेलीमेडिसिन, अभी आपने सुना होगा हिमालयन इंस्टीट्यूट ने टेलीमेडिसिन का एक प्रोग्राम शुरू किया। टेलीमेडिसिन, जो बुजुर्ग मरीज हैं, जो मरीज ऐसे हैं जिनको इम्यूनिटी लेवल बहुत कम है, उनको डॉक्टर ने एक बार देख लिया, दवाई शुरू हो गई है, उनको टेलीमेडिसिन से कंसल्टेशन करिए। तो टेक्नोलॉजी ने इतना सपोर्ट कर दिया है कि अब हम कोरोना काल में एक नए एरा में हेल्थ केयर सिस्टम में पहुंच गए हैं कि जो मरीज को हम वैसे नहीं सिखा सकते थे, हाइजीन, डिस्टेंसिंग, क्राउड मैनेजमेंट और लेस विजिटिंग, लेस फुटफॉल, वो ये सिखा देगा। टेलीमेडिसिन बहुत ऊपर जाएगी अब। तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट निकालेंगे हेल्थ केयर सिस्टम में, जो प्राइमरी लेवल को भी स्ट्रॉन्ग करेगा और सेकेंडरी लेवल को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं 2 छोटे छोटे क्वेश्चन करूंगा आपसे। गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है, कोरोना का भी एक प्रकोप है, बच्चों और बुजुर्गों को, आम जो दर्शक हैं हमारे, उनके लिए क्या सलाह देंगे कि उन्हें किस तरह से हैंडल करें आने वाले कुछ दिनों के लिए? प्रिकॉशन क्या लें, उनकी दिनचर्या क्या हो? मेरे एक मित्र हैं यहाँ पे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि मतलब ये क्या बेस्ट पॉसिबल है। देखिए, मैं कहता हूँ एक तो कोरोना काल में सबसे बढ़िया मुझे लगा है कि फैमिली इंटरेक्शन आपस में बहुत बढ़ गया है, जो दूर चला गया था। हम बुजुर्गों के लिए कहते हैं, बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ा टॉनिक है, उनके बच्चे उनके पास हैं, सबसे बड़ा टॉनिक है आज की तारीख में। तो एंगेजमेंट एंड एन्जॉयमेंट, तो ये तो एक टॉनिक की तरह से है। लेकिन मैं आपको साइंटिफिक बात बताऊँगा। साइंटिफिक बात में ये है कि मैं कहता हूँ एडिक्वेट स्लीप, एडिक्वेट न्यूट्रिशन और एडिक्वेट एक्सरसाइज, अगर 3 चीज़ों का बैलेंस आपने कर दिया। देखिए, हाइजीन तो हम सबको ही सिखा रहे हैं, हैंड सैनिटाइजेशन भी सिखा रहे हैं, मास्क, डिस्टेंसिंग, लेस क्राउडिंग, ये सिखा रहे हैं, ये तो अब जनरल पब्लिक को सीखना चाहिए। लेकिन मैं 3 चीज़ें कहता हूँ, एडिक्वेट स्लीप, एडिक्वेट एक्सरसाइज और एडिक्वेट न्यूट्रिशन। अगर आप कोरोना काल में ये 3 सबक लेके जाएंगे तो खाली कोरोना से नहीं, कम से कम 50 बीमारी से बचेंगे। तो डॉक्टर साहब, बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए क्या करना चाहिए? आम जनता की भाषा में बताइए, वो उनकी दिनचर्या कैसी हो, खान पान कैसा हो? नींद, देखिए हमने सर्वे करा, मैं बताया ना स्लीप पे, कोरोना काल में सबसे बड़ा बैड इफेक्ट हुआ है, लोगों ने लेट सोना लेट उठना शुरू कर दिया है। ना करें बिल्कुल। अर्ली बेड अर्ली राइज वाला फिनोमिना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपको हाइड्रेशन, पानी की मात्रा फुल रखनी है बॉडी में। आपको खाने का न्यूट्रिशन, जो हम कहते हैं फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का बैलेंस, मिनरल और विटामिन के साथ में, वो बिल्कुल आप डाइट में खोज लीजिए, उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। और एक्सरसाइज, व्यायाम, मैंने कहा सूर्य प्रणाम ही करो, घर में रहकर सूर्य प्रणाम करने में कोई दिक्कत नहीं है ना, आप डेली करो। तो उससे क्या होगा, एक्सरसाइज, डाइट, लिक्विड और आपका स्लीप, इम्यूनिटी आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो। तो मैं ये कहता हूँ कि अपना ये रूटीन ना बिगाड़ो, तो बच्चों को भी, बच्चे पढ़ाई के चक्कर में कह लो, चाहे वीडियो के चक्कर में, चाहे मोबाइल के चक्कर में, चाहे कि आजकल छुट्टी है जाने का प्रयास नहीं, लेट सोना लेट उठना सबसे घातक है, वो ना करें। आखिर में डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल एक ऐसी खुशखबरी से है, देश के लिए आज हुई है। स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार के डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने WHO में बड़ी जिम्मेदारी संभाली है, डायरेक्टर बने हैं। WHO का जो फोकस है वो प्राथमिक चिकित्सालयों पे है, जो बेसिक नीड्स है हेल्थ सेंटर्स की, उस पर है। और हमारे देश की हालत कैसी है आप जानते हैं। डॉक्टर साहब के उस WHO में अहम पद पे बैठने के बाद देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर किस तरह का असर पॉजिटिव वे में पड़ेगा, आपको कितनी उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीदें हैं और बहुत बढ़िया स्टेप है। देखिए, हम लोग कहते हैं कि जो भी कभी कभी हमारे जीवन में कष्ट का समय आता है, वो आगे आने वाले अच्छे संकेतों का एक शुरुआत होती है। और ये देखिए, जो भी हुआ है, जिस वजह से भी हो, मैं उस वजह पे नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री आज WHO में बैठेंगे, देखिए हिंदुस्तान के कोरोना काल में हमने एक बहुत बढ़िया चीज़ देखी है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोटोकॉल हिंदुस्तान में पहली बार एप्लीकेबल हुआ है। बिल्कुल कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सिंगल हेल्थ केयर प्रोटोकॉल पहली बार जीवन में हुआ है, जो कि हम लोग बहुत पहले से कहते हैं कि पूरे देश का हेल्थ केयर प्रोटोकॉल एक होना चाहिए, सिंगल। ये पहली बार सीखा हमने। दूसरी बात, इसको स्ट्रेंथ मिलेगा। दूसरी बात, हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम है,
WHO में हमारे स्वास्थ्य मंत्री चले गए, देखना प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा कि हमारे अस्पतालों में मरीजों की संख्याएं कम होने लगेंगी, उतना नहीं रहेगा, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर आप स्ट्रॉन्ग कर दो, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग कर दो, तो कॉम्प्लिकेशन वाले मरीजों की संख्या कम हो जाएगी अपने आप। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका होने वाला है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपसे बात बहुत अच्छी हुई है, पॉजिटिव वे में आपने बहुत अच्छी बातें बताई। दर्शकों को कहा जाता है कि डॉक्टर हमेशा डराते हैं मरीज को, लेकिन इस इंटरव्यू में डॉक्टर गोयल ने अपने 25 साल का जो अनुभव आपसे और हमसे साझा किया है, उसमें 3 अहम बातें इन्होंने पॉजिटिव बताई है। एक, कोरोना से डरिए मत, ये एक आम बीमारी है, बुखार है, आएगा और चला जाएगा। दूसरा, बच्चों में मोबाइल का इस्तेमाल करने से ज़्यादा हानि नहीं है, इसलिए पेरेंट्स बच्चों पर ज़्यादा दबाव न डालें। और तीसरा, WHO के ऐसे अहम संस्था में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का जाना भारत की स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर और तकदीर बदल देगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर गोयल की तरह देश पॉजिटिव वे होकर आगे बढ़े और कोरोना से लड़ने में एक मजबूत स्तंभ बनकर सामने आए। कैमरामैन इमरान के संग आशीष तिवारी, जय भीम टीवी, देहरादून।